अच्छा, आज हमने आखिरी टॉपिक पढ़ना है M1 का। ठीक है, उसमें मोमेंटम हमने सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद हम वर्क एनर्जी पावर देखेंगे। दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। सही है। तो सबसे पहले बेसिक मोमेंटम देख लेते हैं। फिजिक्स वाले बच्चों को ऑलरेडी पता है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से। एज सच M1 में कहीं जरूरत नहीं पड़ती, तो अगर आप P से कंफ्यूज होते हो पावर के साथ, तो बेशक उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लो, उसका मसला नहीं है। तो मोमेंटम का सबसे फॉर्मूला पहला वाला जो है वो है F/T। ठीक है। इसमें जो F है, दैट रिप्रेजेंट्स एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इस फॉर्मूला में जो टाइम है वो आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, बट अगेन ये M1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना यूजफुल नहीं है। M1 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज यूजफुल है कि मोमेंटम इज इक्वल टू Ma/T। ठीक है। आप इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई होके आपका बेसिक फॉर्मूला बन जाता है मोमेंटम का, विच इज मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। और यही फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे M1 के अंदर और A लेवल फिजिक्स के अंदर। आपकी वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो बहुत ही हैवीली यूज होती हैं। ठीक है। उन वेक्टर क्वांटिटीज का हैवीली यूज होने का मतलब क्या है कि अगर तो आपके दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हैं, तो आपका साइन पॉजिटिव रहेगा। और अगर आपके ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट जो भी ऑपोजिट में है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आपकी कंप्लीटली अपनी मर्जी है कि आप किसको नेगेटिव कंसिडर करना चाहते हो, किसको पॉजिटिव कंसिडर करना चाहते हो। मास के यूनिट केजी होते हैं और वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं। तो मैं कल ही एक क्वेश्चन देख रहा था 2024 का, जिसमें उन्होंने वैल्यू का नाम यूज नहीं किया था, बट उन्होंने ये यूज किया था कि वो वैल्यू और उसके साथ यूनिट लिखा हुआ था। तो अगर आपको यूनिट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको पता नहीं लगेगा कि उन्होंने जो वैल्यू दी हुई है वो किस चीज की है। इस यूनिट को शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। और यही यूनिट उन्होंने आपके पेपर में भी यूज किया हुआ था। और सेकंड जो है वो एस के लिए है और वो बहुत ही छोटा लिखा हुआ था। तो अगर आप पहली गो में पढ़ो ना, जल्दी जल्दी में, तो आपको लगेगा कि उन्होंने फोर्स की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने न्यूटन सेकंड की वैल्यू दी हुई है, ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है। और आपके पूरे चैप्टर में मोमेंटम अकेला बहुत ही कम यूज होता है। पूरा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ज्यादा यूज होता है। अच्छा, इसमें एक दो वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर यूज करता है। सबसे पहला वर्ड कोएलस का है। ठीक है। कोएलस का मतलब क्या होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे विल स्टिक टुगेदर। और स्टिक टुगेदर में उनका मास कंबाइन हो जाएगा और उनकी वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। और जो कोएलस के जितने भी केसेस हैं
ये सारे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ आते हैं। ये सारे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ आते हैं, और वो क्या है उसकी बात भी हम करें। ठीक है। अब जो आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर लेते हैं। इसको केस वन लिखते हैं, और केस वन में हम कहते हैं आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और आपका जो डब्ल्यू ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और आपका जो एस ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है। तो दैट वुड मीन कि जो डब्ल्यू ऑब्जेक्ट है उसकी पहले स्पीड u1 है, और मास उसका m1। जो आपका ऑब्जेक्ट s है उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, और उसका मास m2 है। ये स्टार्टिंग सिचुएशन है आप। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, आपका u जो है वो v में कन्वर्ट हो जाएगा, और u2 जो है वो v2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब w आपका जाके स्ट्राइक करेगा s के साथ, तो ये रीबाउंड कर जाएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और आपका s जो है वो मूव करने लग जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपकी सिचुएशन नंबर वन। और आपने इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो मैंने लिखा था कि मोमेंटम बिफोर एंड मोमेंटम आफ्टर। मोमेंटम बिफोर का मतलब क्या है कि आप अपने सारे ऑब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल मोमेंटम फाइंड करें, उनको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें डिपेंडिंग ऑन उनका जो भी साइन बनता है। सिमिलरली मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फाइंड करें, और उसको भी सॉल्व करें वो जो भी बनता है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में, बिफोर कोलिजन के केस में m1u1, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से, सॉरी, आपका ऑब्जेक्ट है वो u1 की स्पीड से मूव कर रहा था। दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट m2 है उसकी स्पीड है 0, क्योंकि वो रेस्ट था। ये दोनों अकाउंट कर रहे हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन के लिए। अब आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, ये जरा गौर से देखिएगा। सिंस हमने u1 को पॉजिटिव लिया, विच मींस हम कह रहे हैं कि ऑल द स्पीड in this particular direction will be considered positive, and anything that is opposite to this will be considered as negative। और जो मैंने यहां पर सिचुएशन बनाई थी आफ्टर कोलिजन की, तो उसमें अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो जो m1 है आपका वो रीबाउंड कर गया था, विच वुड मीन कि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, सिंस वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया। और जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हेंस उसकी जो स्पीड है वो पॉजिटिव कंसिडर हो। इस इक्वेशन में अगर कोई मसला है तो प्लीज पूछो। अच्छा, केस टू आपके पास क्या है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है डब्ल्यू, और आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है एस। ठीक है। डब्ल्यू गया, जाके उसने एस के साथ कोलिजन की, बट एस आपका सॉफ्ट था, स्पंजी टाइप मटेरियल था। आपके दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो ज्वाइन हो गए, एंड दे विल ईदर मूव टुगेदर और दे विल नॉट मूव एट ऑल, डिपेंडिंग ऑन के एस जो है वो आपके पास कितना बड़ा था और कितना सॉफ्ट था।
ये ऑब्वियसली एग्जाम आपको सिचुएशन बताता है कि कुछ मूव करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो M1U1 प्लस M2, S वॉज एट रेस्ट तो वो जीरो हो जाएगा। आपके दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन कर गए, कॉइलस हो गए, और स्पीड उनकी जीरो है। आप यहां पर स्पीड के लिए V2 भी लिख सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि उन्होंने आफ्टरवर्ड्स मूव किया कि नहीं किया। ठीक है, तो अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इसको कैसे लिखना है। ठीक है, एग्जाम सिचुएशन में तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपने क्या करना है। अच्छा, एक और केस देखें, केस 3। केस 3 में एक ऑब्जेक्ट है आपके पास W, और एक ऑब्जेक्ट है आपके पास M। ठीक है, अब ये दोनों मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ईच अदर, विच वुड मीन कि उनकी कोलिजन जो है वो एक दूसरे के दरमियान में कहीं पर हो जाएगी। कहां पर, ये तो ऑब्वियसली अब हम जज नहीं कर सकते। अगर वैल्यूज होती तो हम जज कर लेते। ये W और M आपस में कोलाइड कर गए, और आफ्टर कोलिजन दे आर गोइंग टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये कह सकते हैं दोनों बहुत ही हैवी थे या सेम साइज के थे कि दोनों ने आपस में कोलिजन की, और अब वो दोबारा जो है वो आउटवर्ड मूव करने लग गए। तो इस केस में अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम फॉरवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, बैकवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं। साइड पे ये लिखना चाहो तो बेहतर रहेगा, ताकि आपके पास आइडेंटिफिकेशन जो है वो आसान रहे। कभी काफी दफा कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी है कि जहां पर स्पीड आपने फाइंड करनी है, और जब आप स्पीड फाइंड करते हो तो वो स्पीड पॉजिटिव आनी चाहिए, तो अचानक से नेगेटिव आ जाती है। तो आपको वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर अपने डायरेक्शन टेबल देख लो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि नेगेटिव का मतलब जो है वो बैकवर्ड चल रही है। तो आप साइन इग्नोर करके, बेशक अगर एग्जामिनर पूछा है तो बता दें उसे कि भाई स्पीड उसकी ये है और वो मूव बैकवर्ड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, M1U1 हमारा पॉजिटिव होएगा, प्लस M2। U2 जो है वो हमारा इस केस में नेगेटिव होगा, क्योंकि वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन मूव कर रहा था जो हमने इनिशियली डिसाइड की थी फॉर बीइंग पॉजिटिव। ये इक्वल हो जाएगा आपके फाइनल मोमेंटम के। अब फाइनल मोमेंटम में दोबारा ध्यान से साइंस लिखने हैं, सिंस वो आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, तो आपकी M की डायरेक्शन जो है वो अब पॉजिटिव हो गई है, और जो आपकी W की डायरेक्शन है अब वो नेगेटिव में चली गई। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, साइंस की ही गलती हो सकती है इस टॉपिक में, और तो एज सच कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं जहां पर गलती हो सके। ठीक है। अच्छा, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 देख लें, फिर इसको यहां पर ही फाइनलाइज करते हैं। केस 3, सॉरी केस 4 और केस 5 देखें। केस 4 में आपका ऑब्जेक्ट W जो है, इट वेंट ऑन टू क्लाइड विद योर मास। ठीक है, ये इनिशियली रेस्ट पे था, W गया यहां से U1 के साथ, इवेंचुअली W यहां पर पहुंच गया और उसने कोलिजन की M के साथ। ठीक है, अब जब भी आपकी कोलिजन ऐसे होती है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली जंक्शन आ जाती है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो कोएलेस कर गए होंगे, बट दैट इज नॉट नेसेसरी एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन इसलिए गौर से पढ़े। काफी दफा ऐसे भी हो जाता है कि वो कह देते हैं कि आफ्टरवर्ड्स जो आपके दोनों ऑब्जेक्ट हैं दे स्टार्टेड टू मूव इन द एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन। और ये आपका मोमेंटम का 5 मार्क का एक क्वेश्चन भी है, उसमें वो कहता है कि ए ने आके बी को हिट किया, ए की स्पीड इतनी रिड्यूस होगी, बी आगे मूव करने लग गया, बी ने आगे जाके सी को हिट कर दिया, सी ने आगे जाके डी को हिट कर दिया। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी सिंगल टाइम आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कॉइलेस कंडीशन में चला जाएगा, वो इंडिविजुअली भी मूव कर सकते हैं। तो M1U1
प्लस M2 U2 विच इज 0, फिर उसके बाद M1 V1 प्लस M2 V2। तो दोनों आपकी पॉजिटिव रहेंगी। पॉजिटिव रहने की रीजन क्या है? दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपने उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ। ठीक है। अच्छा, केस 5, लास्ट केस, इसके बाद हम आगे चलते हैं। केस 5 में क्या है कि ऑब्जेक्ट W आपका मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, WS मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि कोलिजन हुई कहीं दरमियान में W की और S की। बट आफ्टर द कोलिजन जो S है वो स्टॉप हो गया, जो W है वो बैकवर्ड मूव करने लग गया फॉर सम XYZ रीजन। वो रीजन हमें नहीं पता, बट वो सम XYZ रीजन। तो इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी? M1 U1 प्लस M2 U2 आपका नेगेटिव होगा क्योंकि वो ऑपोजिट मूव कर रहा है एज पर आवर डायरेक्शन टेबल, इक्वल्स टू आपका W जो है वो इस दफा बैकवर्ड मूव करने लग गया, विच मीन्स उसकी फाइनल स्पीड को नेगेटिव कंसिडर करेंगे, प्लस S आपका रेस्ट पर आ गया है, तो उसको 0 कंसिडर करेंगे। जूम आउट कर रहा हूं, एक दफा नजर मार लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जी हारी भाई, कोई क्वेश्चन? शाहजेब, मोहित, कोई क्वेश्चन? सर बस एक सेकंड के लिए मुझे केस 2 दिखा दें आप। मैं ये लो, ये लो। जन्नत और लाइबा, कोई क्वेश्चन बेटा? शाहजेब कर लो आगे। जी जी सर। अच्छा, अब आपके मोमेंटम की जो काफी क्वेश्चंस हैं वो कपल हो जाते हैं विद द अदर चैप्टर, जो कि है वर्क एनर्जी पावर का। वर्क एनर्जी एंड पावर का। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीज से शुरू करते हैं, वर्क डन से। वर्क डन की क्या इक्वेशन होती है हमारे पास? वर्क डन सिंपली स्टैंड्स फॉर फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। ठीक है। इसमें इन दोनों को पैरेलल होना चाहिए, सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है। डायरेक्शन सेम है नहीं है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो F × D आपका फॉर्मूला है। कंडीशन ये है कि दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है। और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करते हो तो वो वर्क डन जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू मल्टीपल एनर्जीज। ठीक है। बट आपके पास वर्क डन भी जो है वो काफी टाइप्स के हैं, तो हम वो सारी टाइप जो है वो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले कर लें वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। उसमें फॉर्मूला होता है F × D का।
और उसमें जो एफ होती है दैट वुड स्टैंड फॉर द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है। हादी भाई आवाज आ रही है? जी। हादी भाई ये बता दें कि ड्राइविंग फोर्स हम किसे कंसिडर करते हैं? सर जो ऑब्जेक्ट है किसी भी चीज को मूव कर रही है ये पॉजिटिव वैसे साइड गलत है। से। ये डेफिनेशन नहीं है। ड्राइविंग फोर्स में हम सारी एक्सटर्नल एंड सेल्फ अप्लाइड फोर्सेस को ड्राइविंग फोर्स कंसिडर करते हैं। मीनिंग आपका वेट, आपकी ग्रेविटी, वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है। वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह में यूज हो जाती है। बट जो प्योर ड्राइविंग फोर्स है वो सारी एक्सटर्नल सेल्फ अप्लाइड फोर्सेस हैं जो हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी रोप से आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो, टेंशन की वजह से ऑब्जेक्ट ड्राइव हो रहा है। टेंशन इज अ सेल्फ अप्लाइड फोर्स। आपकी कार की जो इंजन है वो कोई पावर के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट इज अ सेल्फ अप्लाइड फोर्स एज वेल। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सेल्फ अप्लाइड फोर्सेस हैं और ये ड्राइविंग फोर्सेस में कंसिडर होती हैं। सर ठीक है। नॉर्मल ड्राइविंग फोर्स में काउंट होगा? नहीं, वो सेल्फ अप्लाइड थोड़ी है। वो ओके। वेट की वजह से आ रहा है और नॉर्मल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता, बट नॉर्मल जो है वो फ्रिक्शन के थ्रू कंट्रीब्यूट कर लेता। फ्रिक्शन भी सेल्फ अप्लाइड फोर्स है। सरफेस स्मूथ रफ ना होती तो फ्रिक्शन अप्लाई ना होती। तो वो एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से फोर्स लगी है, जिसको हम कहते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है उसमें सारी चीजें सेम रहती हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो एफ है इस दफा वो फ्रिक्शन और ए के ए रेजिस्टिव फोर्स काउंट होता है। ठीक है। तो अगर आपने कभी भी वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस निकालनी है या फ्रिक्शन निकालनी है तो आप फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स को पकड़कर मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस के साथ तो वो आपकी बन जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर लेट्स से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर जा रहा था और आपने वर्क डन अप्लाई कर दिया अगेंस्ट अगेंस्ट डब्ल्यू साइन थीटा। अभी तक हम सबको पता है कि डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो आपका इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड कंपोनेंट होता है। तो अगर आपने उसके अगेंस्ट कुछ अप्लाई करना है उसको हिंडर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो आप करेंगे डब्ल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये आपका वर्क डन अगेंस्ट होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने भी जो वर्क डन लगाया है वो इन द सेम डायरेक्शन है तो वो वर्क डन बाय डब्ल्यू साइन थीटा होगा। सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंस है, फॉर्मूला का डिफरेंस नहीं है। ठीक है। एक अगेंस्ट द फोर्स है और एक आपका विद द फोर्स है। ठीक है। एक सिचुएशन देखें। ये आपका एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये पड़ा हुआ है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है एट एन एंगल। ठीक है। उसको हम फॉरवर्ड फोर्स कह देते हैं। और इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और इस पूरे सिस्टम की वजह से आपका ऑब्जेक्ट ड्रैग होगा विद सम डिस्टेंस ऑफ डी। तो इस केस में आपके पास जो आपकी फॉरवर्ड फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगी इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा आपका एफ साइन थीटा का जो कि ऑपोजिट टू द एंगल है। एक कंपोनेंट होगा आपका
एफ कॉस थीटा। अब कोई भी आंसर कर दे। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं फाइंड करता हूं वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो मैं कौन सी फोर्स इस केस में कंसिडर करूंगा? फॉरवर्ड वाली, बैकवर्ड वाली, या दोनों? कोई भी आंसर करें। शाहजेब भाई, चले आप ही बता दें। नेट फोर्स के लिए कौन से वाली फोर्स यूज होगी, फॉरवर्ड वाली, बैकवर्ड वाली, या दोनों? जल्दी बता दो यार। शाहजेब भाई तो डरते बहुत है। तो वर्क डन बाय द फॉरवर्ड फोर्स, वर्क डन बाय द बैकवर्ड फोर्स। डिस्टेंस को आप कॉमन निकाल लें, तो फॉरवर्ड फोर्स, जो कि इस केस में हमारे पास एफ कॉस थीटा है, माइनस फ्रिक्शन इंटू डी, ये आपकी इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स की। ठीक है। इसके बाद अगला है पावर। और आपके मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला इतनी दफा यूज होता है कि हम कभी कभार भूल जाते हैं कि कोई और फॉर्मूला एग्जिस्ट भी करता है पावर के लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूलास। इससे जो आपको पावर कैलकुलेट होती है, उसको हम क्लेम करते हैं आज इंस्टेंटेनियस पावर। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपका डिपेंडेंट है आपकी वेलोसिटी पे। तो आप जिस इंस्टेंट पे भी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उस पॉइंट पर आपको पावर मिल जाएगी। तो ये प्योरली आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और कुछ भी नहीं। ठीक है। अगर आपको एवरेज पावर निकालनी है, और ये भी आपके 2024 के पेपर में दोबारा फॉर्मूला यूज हुआ था बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम, या फिर वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर किसी के दिमाग में ये है कि वर्क डन निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, विच इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो प्लीज ये दूसरा फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये यूज होगा, आपको अनएक्सपेक्टेडली पता ही नहीं लगेगा और आप गलती कर देंगे। ठीक है। अच्छा, और लास्ट चीज में, इससे पहले कि आगे थोड़ा सा मूव करूं, ये जो यहां पर फोर्स यूज हो रही है, ये आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है। ठीक है। और कभी कभार आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है, वो इक्वल हो जाती है आपकी बैकवर्ड फोर्सेस के, जब आपकी एक्सेलरेशन जीरो हो। तो आई थिंक ये बात भी हम सबको पता है कि आपको ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ बी यूज करना पड़ सकता है, विच इज एफ इज इक्वल टू एम ए, और आई शुड से फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो ना हुई, तो पहले आप फॉरवर्ड फोर्स निकालोगे, और उसके बाद इस फॉर्मूला को यूज करोगे। ठीक है। फिर आती है आपके पास एनर्जी। और एनर्जी को हम कहते हैं अबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एनर्जी है जो यूज की जाती है, एंड दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी
के अंदर दो चीजें कंसिडर होती हैं। एक जीपीई, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा केई। और अगर आपने टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी हो तो इसका मतलब होता है कि आप जीपीई और केई को प्लस कर दें, तो आपके पास जो एनर्जी बनेगी दैट वुड बी कैटेगराइज्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। जीपीई के केस में आपका फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। जो याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपकी जो ग्रेविटी है वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो वो ड्राइविंग फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो जीपीई के अंदर यूज हो जाती है। जीपीई आपकी ड्रिवन ही आपके वेट की वजह से होती है। तो अगर हम जीपीई का फॉर्मूला बनाएं तो वो फॉर्मूला वेट को रिप्लेस कर देगा, एंड दैट वुड मीन एम जी एच। हादी भाई, ये डेल्टा एच का क्या मतलब है? चेंज इन हाइट। चेंज इन हाइट। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी फाइनल हाइट पर डिपेंडेंट नहीं होती। आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी चेंज पर डिपेंडेंट होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप फाइनल पॉइंट पर जितना भी मूव करोगे, दैट इज चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो आप यूज करते हो। ठीक है। तो आपके पास के ई का फॉर्मूला क्या है? सिंपल 1/2 mv²। ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 मास फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। बट आगे जाके हम बात करेंगे कि हमने जो काइनेटिक एनर्जी है या चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कभी भी हमने नेगेटिव नहीं निकाला। हम सिंपल चेंज निकालेंगे और हमारा चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, विच इज ग्रेटर माइनस स्मॉल। उसको हमने यूज कैसे करना है, दैट इज अ कंप्लीटली सेपरेट प्रॉब्लम। बट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आपने चेंज निकालनी है, मेक श्योर कि आप अपनी चेंज पॉजिटिव निकाल रहे हो, हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि आपके सिचुएशंस, एग्जाम सिचुएशंस में काफी दफा वो कहता है कि लॉस इन एनर्जी। तो लेट्स से लॉस इन एनर्जी 20 दिया हुआ है और आप इक्वेशन में 20 यूज कर लेते हो, दैट वुड बी रॉन्ग। क्योंकि आपका लॉस 20 नहीं, आपका लॉस -20 है। तो अगर तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो देन प्लीज बी माई गेस्ट और आप उसको यूज कर लें। बट अगर आप उसको नहीं कर सकते तो प्लीज डू नॉट डू इट। एलिस की क्लास में। अच्छा। तो सबसे पहले आपके पास जीपीई इक्वल होगा केई के। बट कहां पर? जीपीई एट द टॉप will be equals to ke at the bottom। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब नो एयर रेजिस्टेंस होगी। विद एयर रेजिस्टेंस बीइंग देयर, ये फॉर्मूला आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अगर आपके पास लेट्स से एयर रेजिस्टेंस आ जाती है या कोई भी रेजिस्टेंस आ जाती है, विद रेजिस्टेंस, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम के ई एट बॉटम
will be equals to GPE at the top plus work done against resistor force। ठीक है, अगर आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो उस केस में आपकी के ई एट द बॉटम विल बी इक्वल टू जीपीई एट द टॉप प्लस वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टर फोर्स। ठीक है, और लास्ट जो हमारी एनर्जी इक्वेशन है जिससे हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे, दैट विल बी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब ये दो चीजें याद रखिएगा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन है, ऑपोजिट साइड पर एक्ट कर रही है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों वैल्यूज आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेंगी या जीरो रहेंगी, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। मूव अराउंड करके तो ऑब्वियसली हो सकती हैं, बट वैसे इन जनरल नेगेटिव नहीं होंगी। जीपीई, सिंस वी आर ऑलवेज डूइंग ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बट जब हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो g कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद अ पॉजिटिव साइन और कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद अ नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन से कब होगा? जब गेन होगा। और गेन कब होगा? जब हाइट आपकी इंक्रीज होगी। और नेगेटिव कब होगा? जब आपकी जीपीई का लॉस हुआ होगा। और लॉस कब होगा? जब हाइट डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब के ई के केस में हाइट की बेसिस पे आप के ई को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पास पेपर में काफी क्वेश्चंस ऐसे देखे हुए हैं जिसमें हाइट गेन हो रही होती है और साथ में के ई भी गेन हो रहा होता। क्यों? क्योंकि जब एक इंजन फोर्स लगा रहा है तो इंजन आपकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा होगा। तो जब वो करेगा तो विद हाइट आपकी के ई भी गेन होने लग जाएगी। तो इसीलिए के ई भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, बट पॉजिटिव कब होगा? जब गेन हुई होगी आपकी स्पीड। और लॉस कब होगा? जब आप स्पीड लूज करोगे। बट इन बोथ केसेस जेनेरिकली हम इनको सेपरेटली फाइंड किया करेंगे हमेशा, जीपीई को ग्रेटर माइनस स्मॉलर करके, के ई को ग्रेटर माइनस स्मॉलर करके। बट ऑब्वियसली अगर दोनों में कोई एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है देन यू कैन स्टिक विद योर रेगुलर फॉर्मूला विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। बट एज लॉन्ग एज वेरिएबल नहीं है, वी विल ऑलवेज डू ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। और जब इक्वेशन में प्लग इन किया करेंगे देन वी विल सब्स्टिट्यूट विद द पॉजिटिव साइन और विद द नेगेटिव साइन। हादी, जो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है ये जीरो कब होगी? हादी, जल्दी से, सर जब टाइम नहीं है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। और अच्छा, अगर रेस्ट पे होगा जाहिल इंसान तो जीपीई भी जीरो होगी, केई भी जीरो होगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी जीरो कर दिया। और बताओ, और कौन सी सिचुएशन है जिसमें जीरो होगी? तो कम मार दो, तुम्हें पता है। स्पीड।
वेलोसिटी। नहीं, जब आपके पास नो एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है और आप वेट से मूव कर रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से आपकी ड्राइविंग फोर्स जीरो हो जाएगी। जब आपकी ड्राइविंग फोर्स जीरो हो जाएगी, तो आपका वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है।